कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी थी। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। और इस चीज के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से 1.5 गुना ज्यादा है। पर आज जब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेहतर कर रही है, एक टाइम था जब हम ऐसा नहीं कह सकते थे। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा था, पर 40 साल बाद इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट 70% ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान IMF के पास गया है 12 बार एक लोन मांगने के लिए। Pakistan has finally managed to secure an IMF bailout, yet another bailout to be frank. और इसी पीरियड के दौरान इंडिया IMF के पास बस एक बार गया है। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1988 के पहले पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर कर रहा था कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर, और ये सच है। 1960 से 1980s के दौरान पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट 1980s में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ थी और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम थी। पर आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से 40 गुना ज्यादा है और कई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। और इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश, जिसकी 1971 में पाकिस्तान की इनकम के आधे से भी कम थी, अब वो एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पाकिस्तान से आगे है। तो एक समय पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से आगे थी, पर अब सिचुएशन बहुत अलग है। तो ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से अब पाकिस्तान इतना पीछे है इंडिया से? इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 के पहले जाना होगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज हैं बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक डिजास्टर्स में से एक था, जिसकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि ये एक अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, पर आज कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। इस चीज के लिए जिम्मेदार अंग्रेजों की पॉलिसीज भी थी, जिसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज गरीब इंडियन से छीनी जा रही थी ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अंग्रेजों के दौरान इंडिया और पाकिस्तान को किस चीज से गुजरना पड़ा था। 1900 से 1947 के दौरान इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बस करीब 1% थी हर साल की। इसके पीछे कारण था कि इंडिया की इकोनॉमी उस समय मोस्टली एग्रीकल्चरल थी, और इसके बावजूद अंग्रेजों ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करी थी इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अंग्रेजों ने इंडियंस की ह्यूमन पोटेंशियल पर भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स करी, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत कम पैसा डाला गया, जिसकी वजह से दुनिया में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे कम में से एक थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच थी, जिसकी वजह से जब दोनों देशों को इंडिपेंडेंस मिली तब दोनों सरकारों की जिम्मेदारी थी कई सालों की स्लो ग्रोथ रेट को चेंज करने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड्स में बहुत सिमिलर थी। दोनों ही देशों की इकोनॉमीज में सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती बल्कि मार्केट्स डिसाइड करती हैं। पर लेट 1950s के बाद पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी होने लगी जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी इंडिया से बेहतर करने लगी। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान नून तक अपने इंडिपेंडेंस के पहले 11 साल में पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये सिलसिला थमा 1958 में, जब आयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया। सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। अब चाहे इस मिलिट्री रूल के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इतने अच्छे नहीं थे, जिनके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी, पर आयूब खान के रूल में एक पीरियड स्टार्ट हुआ जिसको पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से 1960s के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करी। इस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ
8.5% थी, जो पाकिस्तान के इतिहास में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सबसे हाईएस्ट थी। इस समय पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया को भी इंस्पिरेशन मिला था। पाकिस्तान ने वाटर रिसोर्सेज, मैकेनिकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बेहतर राइस और व्हीट सीड्स में इन्वेस्टमेंट्स करी, जिसकी वजह से 1960s में पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 5% से ज्यादा थी। अपने बजट को ढंग से मैनेज करना कंट्रीज के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, और इस चीज के लिए आपको हेल्प करेगा वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, जो आपको उनकी ऐप में डिटेल स्पेंड एनालिसिस ही नहीं बल्कि एडवांस कंट्रोल्स भी देता है। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी है। ये फिजिकल वन कार्ड पूरा मेटल का बना है और इसके साथ आपको अपने फोन में एक वर्चुअल कार्ड भी मिलेगा, जिसके साथ आप अपने एक्सपेंसेस को EMI में कन्वर्ट कर सकते हो और आपको हर स्पेंडिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसको आप कभी भी कैश में रिडीम कर सकते हो और ये पॉइंट्स कभी एक्सपायर भी नहीं होते। इस वन कार्ड के कई और भी फीचर्स हैं, जैसे स्वाइप टू पे, जिससे आपको ट्रांजैक्शन के लिए OTP डालने की जरूरत नहीं है, और इंटरनेशनल स्पेंड्स पे बस 1% का ही फॉरेक्स चार्ज लगता है। फिर आप वन कार्ड के फैमिली फीचर के साथ अपनी क्रेडिट लिमिट अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे उनको अपना खुद का वन कार्ड और ऐप भी मिलेगी। वन कार्ड एक बाय नाउ पे लेटर कार्ड नहीं है, बल्कि एक क्रेडिट कार्ड है, जिससे आपको कई ऑफर्स मिल रहे हैं। तो अपने लिए भी एक ऐसा कार्ड मंगवाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आप वन कार्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब वीडियो पर वापस आते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए। ये एड है 1960s से और एक उदाहरण है कि आयूब खान के रूल के दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी डेवलपमेंट कर रही थी। मिड 1960s में पाकिस्तान में करीब 180 यूनिट्स थे जो टेक्सटाइल ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, स्पेशली टेक्सटाइल्स, जिसकी वजह से कई लोगों के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, और कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। ये चीज हमें देखने को मिली कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो यूएस को सपोर्ट देंगे सोवियत यूनियन और यूएस के बीच कोल्ड वॉर के दौरान। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले यूएस से। जैसे इस चार्ट को देखिए, जहाँ हम देख सकते हैं कि 1960s के दौरान पाकिस्तान को कितना एड मिला यूएस से। यूएस के अलावा कई मिडिल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट के लिए। ये हैं राजा जी, जो एक टाइम पर जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे, पर 1960s में उनके सबसे बड़े क्रिटिक बन गए, क्योंकि जहां राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी खोल दी जाए, जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमी में सरकार का कंट्रोल चाहते थे। अब जहां आयूब खान के रूल में पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी और एक्सपोर्ट कर रही थी दूसरे देशों के साथ, वही इंडिया की इकोनॉमी और बंद हो रही थी। इंडिया की सरकार ने एक्सपोर्ट्स कम कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई 1960s में। इस ट्रेडिंग पॉलिसी की वजह से इंडिया की ग्रोथ बहुत कम थी। इंडियन सरकार का आइडिया था कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ्स, सब्सिडीज और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस अपनाई, जिससे ना बिजनेसेस इंपोर्ट कर सकते और ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वही ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मिलिट्री जनरल की हाँ ही चाहिए, जबकि इंडिया में कुछ भी काम करवाने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए भी आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जहां 1960 से 1980 तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी 6%, इंडिया की ग्रोथ रेट थी 4%, पर 1970s में कुछ हुआ, जिसकी वजह से ये सिचुएशन चेंज हो गई। Having created an unmanageable situation entirely through his own folly, General Yahya Khan was now about to pull the roof down on himself. The Pakistanis suffered heavy casualties. A new nation was born. उस समय पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जहां कई टेक्सटाइल मिल्स, जिससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा था, वो ईस्ट पाकिस्तान में थे, और उस पैसे के खर्चे ईस्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान में डाले जा रहे थे। आयूब खान के 10 साल के रूल के बाद, जहाँ वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 500 रुपए थी, ईस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 300 रुपए थी। इसके अलावा आयूब खान ने कई ऐसी ट्रेड पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करी, जिससे ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जैसे जहां वेस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ईस्ट पाकिस्तान में आसानी से बेचे जा सकते थे, ईस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया जाता था वेस्ट पाकिस्तान में बेचने के लिए। इसका मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान में आप कुछ भी बेच सकते थे, पर वेस्ट पाकिस्तान में आपको लोकल प्रोडक्ट्स ही मोस्टली मिलते। और ये बस एक ही कारण था, ऐसे और कई कारण थे जिसने दिखाया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर डोमिनेट कर रहा था। जैसे लैंग्वेज, make it very clear to you, leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language.
इन कारणों की वजह से ही ईस्ट पाकिस्तान में एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। वेस्ट पाकिस्तान में भी जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। It is better than the country being led towards a civil war, which Ayub Khan was engineering. जिसके बाद अयूब खान पावर से चले गए और उनको रिप्लेस किया गया याया खान ने, और उसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दिया। 1970 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया ईस्ट पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक रात में करीब 5 लाख लोग मारे गए। पर वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ने बंगालीज को बचाने के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग इतना तंग आ गए थे कि ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस में याया खान बहुत बुरी तरह हार गए। पर याया खान ने ये हार मानी नहीं, उल्टा उन्होंने कहा कि ये हार फेक न्यूज की वजह से है। उन्होंने आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में और एक जेनोसाइड स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से लाखों बंगाली रेफ्यूजीज इंडियन बॉर्डर को क्रॉस कर गए और इंडियन सरकार डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो गई। 1971 में फिर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। अब इतनी बड़ी वॉर की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इस जंग की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करी जाती है करीब $10 बिलियन पर। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और ये ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के सी ट्रेड रूट की वजह से ही पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर पाता था। 1971 से पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में था, जहां बंगाली लोगों ने अपनी जूट फैक्ट्री सेटअप करी थी। इस जंग के बाद पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की लीडरशिप में आ गया और फिर पाकिस्तान एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा, जिसका मतलब था कि बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज और कई और इंडस्ट्रीज पूरी तरह नेशनलाइज हो गई। और जब सरकार ने इन सारी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टर्स देश छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज फिर पाकिस्तान छोड़ गई, जैसे दाऊद्स यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, साइगोल्स मिडिल ईस्ट और हबीब्स यूरोप पर फोकस करने लग गए। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे रिसर्च ड्रिवन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ग्रो कर सके और हम ऐसा ही कंटेंट बना सके। जहां 1960s में पाकिस्तान बहुत ग्रो कर रही थी, 1970s में उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने एक बहुत बुरी इन्फ्लेशन फेस करी, जहां हर साल दाम 15% तक बढ़ रहे थे। अब इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने कई बिजनेसेस नेशनलाइज कर लिए थे, पर फॉर्चुनेटली इंडिया इस चीज से रिकवर कर पाया, पर पाकिस्तान नहीं। फिर दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कू हुआ। ये कू किया था मोहम्मद जिया उल हक ने, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवाया और उनको जेल में डाल दिया और 2 साल बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया। पर जिया उल हक का रूल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जो जिया उल हक ने कम करने की कोशिश करी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। पर दूसरी चीज जो जिया उल हक ने करी वो थी पाकिस्तान इकोनॉमी में इस्लाम को बढ़ावा देना, जिसको बुलाया गया इस्लामाइजेशन। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws. बांग्लादेश के बनने के बाद जिया उल हक मानते थे कि इस्लाम बहुत जरूरी है पूरे देश को यूनाइट करने के लिए, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमी को भी इस्लाम की तरह सेटअप करने की कोशिश करी। जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार बैंक्स के बैलेंसेस से 2.5% काटने लग गई और गरीबों में बांटने लग गई ज़कात कमेटीज के द्वारा। इस इस्लामाइजेशन के जरिए जिया उल हक मिडिल ईस्ट देशों के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते थे, और ये कुछ हद तक काम भी किया, क्योंकि कई पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम करने लग गए और उधर से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान वापस भेजने लग गए। इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गई। पर इस इस्लामाइजेशन का एक बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा, जो हमें देखने को मिला 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने मुजाहिदीन फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, और पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट देने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में, और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलट पुलट होती रही। 1988 में जिया उल हक मारे गए और फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और कू किया, और 1988 और 99 के बीच पाकिस्तान की 9 सरकारें थी। जिया उल हक की इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी पड़ा। कई रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई जो एक दूसरे से कम्पीट करती, ये दिखाने के लिए कि कौन इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है। इस चीज की वजह से वायलेंस बढ़ा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान
कभी अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर ही नहीं पाया। फिर लगातार मिलिट्री कूज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी में दो चीजें हुई। पहले कि मिलिट्री उनकी इकोनॉमी को डोमिनेट करने लग गई। आप शायद विश्वास नहीं करोगे पर यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट दो मिलिट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके करोड़ों में प्रॉफिट्स हैं। दूसरा मुद्दा था कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को बस कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लग गए जो पाकिस्तानी सरकार और मिलिट्री से क्लोज थे। जैसे ये है जहांगीर तरीन, पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसेस में से एक, जिनका एक बहुत अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। आप क्या गेस कर सकते हैं उनका मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी। शुगर पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक है और मानो हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। इनफैक्ट करंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार कई पैसे खर्च करती है इन शुगर मिल्स को सब्सिडीज देने के लिए, जबकि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। और बॉर्डर के उस पार ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं थी। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत मुश्किल में थी। 1980s में इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और सिख जेनोसाइड भी हुई। और इस पूरे टाइम के दौरान इंडियन इकोनॉमी एक लाइसेंस राज पर थी, जहां एक छोटा सा काम करवाने के लिए भी आपको कई सरकारी कर्मचारियों से मिलना पड़ता। इस वजह से कई कंपनीज बंद भी हुई। जैसे 1977 में कोका कोला इंडियन मार्केट को छोड़ के चली गई जब सरकार ने उनको अपना कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया। एक प्राइवेट कंपनीज को काम करने के लिए करीब 80 सरकारी एजेंसी से बात करनी पड़ती। इसी वजह से कुछ ही कंपनीज हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे एयर इंडिया एविएशन में, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। एम्बेसडर क्लासिक takes on anything. इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने एक बार कहा कि अमेरिका से कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए उनको 3 साल लगे और 50 बार सरकारी ऑफिसेज में जाना पड़ा। पर ये चेंज हुआ 1991 में और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बजट प्रेजेंट किया जिसने इंडियन इकोनॉमी का पूरा रूप बदल दिया। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. इंडियन इकोनॉमी खोल दी गई, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से एक कंपनी खोलना आसान हो गया और चीजों के दाम भी कम हो गए। जहां 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, 20 सालों के अंदर ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा हो गई। इस चीज से हमें सीख मिलनी चाहिए कि इंडिया इतना डेवलप कर पाया क्योंकि हमारा फोकस रिलीजन या फिर जियो पॉलिटिक्स पर नहीं था, बल्कि हमारा फोकस था इकोनॉमी पर। जहां हमारे लीडर्स बात करते रहे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को और ओपन करना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के कंट्रोल में है। पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। हमारी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक इकोनॉमी फोकस में रहेगी। और ये बस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी भी है। अगर आप इधर तक आ गए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी की और किस वजह से पाकिस्तानी सरकार को IMF से लोन लेने पड़ते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट वन कार्ड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।